नमस्कार। आज हम एक बेहद प्राचीन और काफी प्रभावशाली माने जाने वाले ग्रंथ पर बात कर रहे हैं, मनुस्मृति, जी, है ना? हमारे पास मनुस्मृति एक विस्तृत सारांश से कुछ खास अंश हैं और हमारा इरादा है कि इस कह सकते हैं जटिल पाठ के जो मूल विचार हैं, इसका असर क्या रहा और हाँ, इससे जुड़े विवादों को भी थोड़ा समझें, उनकी पड़तें खोलें। बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं इसे। ये ग्रंथ मतलब जिसे पारंपरिक तौर पर ऋषि मनु से जोड़ा जाता है, इसका समय लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच का माना जाता है। हाँ, मोटे तौर पर यही कालखंड है। और इसे धर्मशास्त्र कहते हैं। जी। यानी प्राचीन भारत में कानून, सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक आचरण, इन सब की एक विस्तृत संहिता। ये सिर्फ नियमों की लिस्ट नहीं है, कह सकते हैं उस दौर के समाज का एक आईना भी है। सही कहा आपने। इसका जो केंद्रीय विचार था, वो धर्म की स्थापना करना था। मतलब वो नियम जो ब्रह्मांडीय व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था दोनों को बनाए रखें। इसमें व्यक्ति के जीवन के 4 चरण, जिन्हें आश्रम कहा गया, और उनके सामाजिक वर्ग यानी वर्ण, इनके आधार पर क्या कर्तव्य होंगे, इसका बड़ा विस्तार से वर्णन है। अच्छा। और ये सिर्फ सामाजिक नियमों तक ही सीमित नहीं है। ये भौतिक जीवन से होते हुए आध्यात्मिक मुक्ति यानी मोक्ष तक का रास्ता बताने का भी प्रयास करता है एक तरह से। और इसका दायरा तो वाकई बहुत बड़ा लगता है। जैसे स्रोत बताते हैं कि इसमें 12 अध्याय हैं। जी, 12। और श्लोक करीब 2685 हैं। हाँ, काफी श्लोक हैं। मतलब सृष्टि कैसे बनी, वहां से लेकर राजा के क्या कर्तव्य हैं, जिसे राजधर्म कहा गया। हाँ, राजधर्म एक महत्वपूर्ण हिस्सा है इसका। न्याय व्यवस्था कैसी हो, विवाह के नियम क्या हो, कर्म का सिद्धांत, और फिर अंत में मोक्ष प्राप्ति तक। लगता है लगभग हर पहलू को समेटने की कोशिश की गई है। जैसे राजधर्म में राजा की जिम्मेदारी बताई है, प्रजा की रक्षा करना, न्याय सुनिश्चित करना। हाँ, और इन सब के मूल में कुछ सिद्धांत हैं जो बार बार आते हैं। धर्म यानी सही आचरण, सही कर्तव्य, वो तो है ही। साथ ही कर्म का सिद्धांत कि आप जैसा करेंगे वैसा फल मिलेगा। आत्मसंयम यानी अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, और अंतिम लक्ष्य मोक्ष, इस पर भी काफी जोर है। अच्छा। और एक दिलचस्प बात यह भी है, स्रोत के अनुसार इसमें बड़ों का, गुरुओं का और यहाँ तक कि महिलाओं के सम्मान की बात भी कही गई है। हाँ, पर यहीं पर बात थोड़ी और पेचीदा हो जाती है, जैसा कि हमारे स्रोत भी इशारा करते हैं। बिल्कुल। एक तरफ तो सम्मान की बात दिखती है, लेकिन दूसरी तरफ यही ग्रंथ वर्ण व्यवस्था के कठोर समर्थन के लिए जाना जाता है। जी हाँ, ये एक बड़ा विरोधाभास है। अलग अलग वर्णों के बीच स्पष्ट रूप से असमानता दिखती है, और खासकर महिलाओं पर कई तरह के प्रतिबंध लगाने वाले श्लोक भी इसमें मिलते हैं। इसी वजह से ये काफी विवादित भी रहा है। सही कहा। ये समझना जरूरी है कि ये विरोधाभासी लगने वाले तत्व इसी एक पाठ का हिस्सा हैं। और आज के समय में जब हम इसे देखते हैं तो एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य और एक आलोचनात्मक विवेक, दोनों की जरूरत पड़ती है। स्रोत में यह भी उल्लेख है कि स्वामी विवेकानंद और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे बड़े समाज सुधारकों ने भी इसके उन हिस्सों की कड़ी आलोचना की थी जो असमानता या कठोरता को बढ़ावा देते थे। अच्छा। भले ही उन्होंने धर्म के जो मूल आध्यात्मिक विचार हैं, उनके महत्व को शायद नकारा ना हो। आज की दृष्टि से देखें तो कोशिश यही होनी चाहिए कि इसमें जो सार्वभौमिक नैतिक मूल्य हैं, उनको ग्रहण किया जाए। हाँ, जो आज भी प्रासंगिक हो। बिल्कुल। और जो अन्यायपूर्ण या भेदभावपूर्ण लगे, उसे स्पष्ट रूप से अस्वीकार किया जाए। उसे ऐतिहासिक संदर्भ में समझा जाए, लेकिन अपनाया न जाए। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो मनुस्मृति ने प्राचीन भारतीय कानून, रीति रिवाजों और सामाजिक सोच पर सदियों तक बहुत गहरा असर डाला। इसमें कोई शक नहीं। आज भले ही हमारे पास आधुनिक संवैधानिक कानून हैं जिन्होंने इसकी जगह ले ली है, लेकिन इसके नैतिक विचार, सामाजिक संरचना पर इसकी जो टिप्पणियां हैं और इसने इतिहास पर जो छाप छोड़ी है, वो आज भी विद्वानों, इतिहासकारों और दार्शनिकों के लिए अध्ययन और बहस का एक महत्वपूर्ण विषय बना हुआ है। जी हाँ, ये सिर्फ अतीत का दस्तावेज नहीं है, ये समझने में भी मदद करता है कि सामाजिक मान्यताएं, नियम, ये सब कैसे बनते हैं और कैसे समय के साथ बदलते हैं। जैसा कि इसी ग्रंथ में कहा गया है और हमारे स्रोत में भी ये उद्धृत है, न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। अर्थात ज्ञान के समान पवित्र करने वाला इस दुनिया में और कुछ भी नहीं है।
तो ये ग्रंथ खुद ही ज्ञान और विवेक के महत्व पर जोर देता है। वाह, ये तो बहुत गहरा विचार है। वाह। और इसी विचार के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जी। जब हम मनुस्मृति जैसे प्राचीन ग्रंथों को देखते हैं, जिनमें एक तरफ गहरा ज्ञान भी है और दूसरी तरफ ऐसे तत्व भी जो आज हमें गंभीर रूप से आपत्तिजनक लगते हैं, तो हम आज के समाज के लिए प्रासंगिक ज्ञान निकालते समय ये संतुलन कैसे साधें? कैसे तय करें कि क्या लेना है और क्या छोड़ देना है?